हर कहानी की शुरुआत होती है एक सच से, लेकिन कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि उन्हें जानना ही अभिशाप बन जाता है। ये कहानी है धनवंती की, जहां रातें सिर्फ अंधेरे से नहीं, किसी अदृश्य छाया से भरी होती हैं। इस धनवंती में कुछ ऐसा है जो हर रात जागता है और जो एक बार उसकी नजर में आ जाए फिर कभी चैन से नहीं सो पाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भयानक कहानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम पवन है। तो चलिए अब यह कहानी पवन जी के नजरिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 साल से मैं इस काम में हूं और अब तक देश के लगभग हर कोने में ट्रक चला चुका हूं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम बात नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन गया। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको सब कुछ शुरू से बताऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब हुआ था, ताकि जब आप सुने तो ऐसा लगे जैसे आप भी मेरे साथ उसी ट्रक में सफर कर रहे हो। यह बात है जनवरी 2012 की सर्दियों के दिन थे और रातें कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। मैं उस समय तेलंगाना में था। एक इंडस्ट्रियल इलाके के पास हमारा ट्रक वहां की एक फैक्ट्री से माल लौट कर रहा था। मेरे साथ हमेशा की तरह आरव था। वो मेरा हेल्पर था, उम्र में मुझसे छोटा लेकिन बहुत समझदार और सीधा साधा लड़का था। हम दोनों पिछले 4 साल से ट्रक चला रहे थे। उस दिन सुबह ही आरव ने कहा, उस्ताद, इस बार महाराष्ट्र जाने का मौका मिला है। वैसे तो कई बार गए हैं, लेकिन यह वाला रास्ता नया है। मैंने कहा, हाँ भाई, नया है तो क्या हुआ, रास्ता ही तो है, ध्यान से चलेंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चाय पीकर निकलते हैं। मैंने कहा, चलो पहले पेट पूजा, फिर काम करीब 9:30 होंगे। ठंड अब भी हड्डियों तक चुभ रही थी। हमने पास के एक ढाबे से चाय ली, साथ में 2 समोसे भी ले लिए। वहीं पास में ट्रक स्टैंड था और हमारे ट्रक में माल लोड हो रहा था। वो फैक्ट्री से लोहे की मोटी रोड्स और कोयल्स लदी थी। यह सामान महाराष्ट्र के नागपुर के पास एक कंपनी में पहुंचाना था। लोडिंग खत्म होते होते 10:15 चुके थे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आरव पीछे से दरवाजा बंद करके केबिन में आ गया। सब तैयार है उस्ताद, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो चल भाई, आज लंबा रास्ता है। जैसे ही गाड़ी चलानी शुरू की और ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगा तो एक अलग ही सुकून मिला। केबिन के अंदर हल्की गर्मी थी क्योंकि हमने खिड़कियां बंद रखी थी, ठंडी हवा अंदर ना आ पाए। बाहर सूरज निकला हुआ था लेकिन ठंडी हवा शीशों पर धुंध जमा रही थी। मैंने रेडियो चालू किया। पुराने गाने चल रहे थे, जिंदगी एक सफर है। सुहाना आरव ने गाना सुनते हुए कहा, उस्ताद, सफर का मजा आ रहा है। हेलो, लंच शायद देर से हो। मैंने गाड़ी को क्रूज मोड में डालकर बिस्किट लेते हुए कहा, यार इस बार की ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। आरव बोला, हाँ, पिछली बार जब उड़ीसा गए थे तब इतनी सर्दी नहीं थी। हमारी बातचीत यूं ही चलती रही। बीच बीच में ट्रक का हॉर्न और बाहर के ट्रैफिक की आवाज माहौल को बनाते रहे। हर थोड़ी दूर पर एक पेट्रोल पंप आता था लेकिन हमें रुकना नहीं था। डीजल टैंक फुल था और सफर लंबा था। दोपहर करीब 2 बजे हम एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गए थे। इस हिस्से में सड़क थोड़ी खराब थी और मोबाइल नेटवर्क भी कम हो गया था। आरव ने कहा, उस्ताद, यह इलाका तो नया लग रहा है, पहले कभी इधर से नहीं निकले। मैंने कहा, हाँ, लेकिन सड़क सही है और जीपीएस भी यही दिखा रहा है। जैसे जैसे शाम के 5 बजे हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। हमने ट्रक का हीटर ऑन कर दिया। आरव बोला, अब खाना कहाँ खाओगे, कोई ढाबा देख लें। मैंने कहा, हाँ, एक बार रुकते हैं, भूख भी लगने लगी है। उसने कहा, उस्ताद,
एक बार अच्छे से खा लिया तो फिर सीधा रात को ही रुकेंगे। करीब 5:45 पर हमें एक ढाबा दिखा, छोटा सा, लेकिन वहां काफी लोग थे। हमने ट्रक किनारे खड़ा किया और उतरकर वहां चले गए। ढाबे के अंदर लकड़ी की बेंचें और लोहे की मेजें थीं। पीछे चूल्हे पर गर्म रोटियां बन रही थीं। हमने खाने का ऑर्डर दिया, 2 थाली जिसमें दाल, आलू, गाजर की सब्जी और गर्मा-गर्म रोटियां थीं। हम खाना खा ही रहे थे कि एक आदमी जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल रही होगी हमारे पास आकर बैठ गया। वो भी ट्रक ड्राइवर था और उसका ट्रक पास में खड़ा था। किधर जा रहे हो भाई? उसने पूछा। मैंने कहा, महाराष्ट्र, नागपुर के पास। उसने पूछा, कौन से रास्ते से? मैंने कहा, आदिलाबाद के रास्ते। वो तुरंत बोला, अरे भाई उस रास्ते से मत जाओ, बहुत लंबा पड़ता है। यहां से एक छोटा रास्ता है, सिद्धेवाड़ी के जंगल से होकर सीधे 3 घंटे बचेंगे। आरव थोड़ा चौकन्ना हो गया। सच में? वो आदमी बोला। मैं रोज जाता हूं, चाहो तो लोकेशन भेज देता हूं। मैं थोड़ी देर सोचता रहा। जंगल, सुनसान रास्ता, और वो भी रात में। लेकिन जब आरव ने कहा, उस्ताद टाइम बच जाएगा, क्यों ना एक बार ट्राई करें, तो मैंने धीरे से सिर हिला दिया। हमने उस आदमी से रास्ता ठीक से समझा और रिकॉर्ड कर लिया। खाना खाकर, चाय पीकर और ट्रक की जांच करके हम करीब 7 बजे फिर से निकल पड़े, इस बार एक नए रास्ते की तरफ जो शायद हमारी किस्मत बदलने वाला था। कहते हैं ना, हर मोड़ अपने साथ एक कहानी लाता है। लेकिन उस रात जिस मोड़ ने हमें घेरा, वो सिर्फ एक मोड़ नहीं था, वो एक भयानक भूल थी जिसका हमें एहसास बहुत देर बाद हुआ। ढाबे से निकलते वक्त करीब 7:15 हो चुके थे। हमने ट्रक की हेडलाइट्स चेक की। आरव ने पीछे से दरवाजा बंद किया और मैं गाड़ी में बैठ गया। फिर मैंने उससे कहा, रास्ता नया है, ध्यान से चलना पड़ेगा। आरव मेरे बराबर में बैठते हुए बोला, हाँ उस्ताद, लेकिन टाइम भी तो बचाना है ना। ढाबे वाला भैया ठीक ही लग रहा था और ट्रक भी उस रास्ते से निकल चुका है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और नक्शे में वही रास्ता डालकर ट्रक मोड़ दिया। ढाबे से कुछ दूरी पर एक कच्चा मोड़ था, वहीं से सिद्धेवाड़ी के जंगल की ओर जाने वाला वह रास्ता शुरू होता था। जैसे ही ट्रक उस रास्ते पर चढ़ा, मैंने महसूस किया कि सड़क पहले जितनी चौड़ी नहीं रही, सिंगल रोड है। मैंने कहा। आरव ने बाहर झांकते हुए देखा। हाँ, और आसपास कोई घर दुकान भी नहीं है। हम दोनों थोड़े चुप हो गए। सड़क सीधी थी, लेकिन बहुत ज्यादा सुनसान रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे, जैसे किसी ने लाइन से लगाए हों। ट्रक की हेडलाइट्स आगे का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन उस रोशनी के पार कुछ नहीं था, बस काले साए। करीब 20 मिनट तक हम वैसे ही चलते रहे। ना कोई गाड़ी सामने से आई, ना पीछे कोई हेडलाइट दिखी। मैंने हल्के से कहा, आरव कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? आरव हंसते हुए बोला, उस्ताद ज्यादा डरावनी फिल्में देखी हैं आपने। मैंने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब वक्त हो चला था रात के 8 बजे का। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ते गए, कोहरा घना होने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी भी अब बस कुछ मीटर तक ही जा रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। आरव बोला, उस्ताद इतनी ठंडी में कोहरा तो आएगा ही, लेकिन रास्ता तो अभी भी ठीक लग रहा है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब तक कोई गाड़ी नहीं दिखी। इतनी देर हो गई है हमने। सामने हम दोनों ने हेडलाइट्स की ओर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। सड़क खाली थी, सिर्फ कोहरा और चुप्पी। शायद जानवर रहा होगा। आरव बोला, हाँ शायद। मैंने भी जवाब दिया, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सनसनी हो रही थी। अब हम जिस रास्ते पर थे वह धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। पहले पक्की सड़क थी, अब जैसे जैसे हम अंदर घुस रहे थे, रास्ता टूटा फूटा हो चला था। ट्रक हिल रहा था और उसका कंपन केबिन में महसूस हो रहा था। आरव बोला, उस्ताद अब तो यह कोई हाईवे नहीं लग रहा। मैंने कहा, हाँ, यह तो गांव के रास्ते जैसा लग रहा है, लेकिन जीपीएस तो यही बता रहा है। हम दोनों को अब थोड़ा डर लगने लगा था।
लेकिन किसी ने भी खुलकर नहीं कहा। ट्रक में कोई भी गाना नहीं चल रहा था, रेडियो भी बंद। बस ट्रक की हल्की आवाज और बाहर के सन्नाटे का अजीब मेल। रास्ते में एक जगह हमें एक छोटा सा पोल दिखाई दिया। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन कोहरे और मिट्टी की वजह से पढ़ा नहीं जा सका। आरव बोला, यह क्या लिखा है? कुछ दिख नहीं रहा। मैंने ट्रक रोका, लेकिन बाहर उतरने का मन नहीं किया। रहने दे, मैंने कहा। जो भी होगा आगे जाकर कोई बस्ती मिल जाएगी। पर बस्ती नहीं मिली। मिलता रहा सिर्फ अंधेरा, पेड़ और सन्नाटा। रात के 9 बज चुके थे और हम अभी भी उसी रास्ते पर थे। ट्रक की हेडलाइट्स बस कुछ फीट तक दिखा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं फंस चुके हैं। ना कोई मोड़, ना कोई बोर्ड, ना कोई इंसान। मैंने धीरे से कहा, आरव, इस रास्ते में कुछ तो गड़बड़ है। आरव मेरी ओर देखकर बोला, उस्ताद, क्या आपको भी लग रहा है कि जैसे हम एक गलती कर चुके हैं? मैंने ट्रक चलाते हुए उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। हम उस वक्त नहीं जानते थे कि यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक जाल था और हम उसमें कदम कदम पर फंसते जा रहे थे। रात के करीब 9:20 हो चुके थे। ट्रक लगातार करीब 2 घंटे से उसी सुनसान टूटे फूटे रास्ते पर चल रहा था। ना कोई बस्ती, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसानी आवाज। ट्रक की हेडलाइट अब भी जल रही थी, लेकिन कोहरे की परतें इतनी घनी हो चुकी थीं कि वह रोशनी भी अब एक चादर के पार नहीं दिख रही थी। ठंड के मारे अब हमारे हाथों में कंपी थी। मैंने स्वेटर पहना हुआ था। आरव ने एक ऊनी मफलर लपेट रखा था, लेकिन ठंडी हवा अब भी केबिन के किसी कोने से अंदर घुस ही जा रही थी। आरव ने धीरे से कहा, उस्ताद, आपको लगता है हम सही रास्ते पर हैं? मैंने नक्शे की तरफ देखा। जीपीएस अब भी वही रास्ता दिखा रहा था। मैंने कहा, जीपीएस सही दिखा रहा है, लेकिन इस रास्ते पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ट्रक आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। हम दोनों चुप थे। इतनी देर साथ सफर करते हुए भी अब हम दोनों को बात करने का मन नहीं हो रहा था। करीब 9:35 का वक्त रहा होगा। हम एक संकरी सी चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। सामने मोड़ा। मैंने गियर बदला ही था कि ट्रक अचानक झटका खाकर बंद हो गया। हेडलाइट जल रही थी, लेकिन इंजन की आवाज एक झटके में बंद हो गई। क्या हुआ उस्ताद? आरव फौरन सीधा होकर बोला। मैंने चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर से कोशिश की, कुछ नहीं। मैंने कहा, बैटरी से हेडलाइट तो जल रही है, लेकिन इंजन शायद ठंड से अकड़ गया है। आरव ने टॉर्च निकाली और बोला, उस्ताद, नीचे उतरते हैं, शायद कोई वायर ढीला हो गया हो। हम दोनों केबिन से नीचे उतरे। जैसे ही बाहर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की चादर लपेट दी हो। सड़क पर ओस की परत जम चुकी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा और कोहरा, इतना कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी 1 मीटर से आगे नहीं जा रही थी। मैं ट्रक के बोनट के पास झुका। आरव नीचे घुसा। हम दोनों वायरिंग और फ्यूल पाइप चेक करने लगे। करीब 5 मिनट तक हम दोनों ट्रक के नीचे ही रहे, लेकिन उंगलियां अकड़ने लगी थीं। ठंड सीधी नसों में घुस रही थी। तभी एक टक टक जैसी आवाज आई, जैसे कोई सख्त जूता पहनकर तेज तेज सड़क पर चल रहा हो। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आरव फुसफुसाया, उस्ताद, किसी के कदमों की आवाज आई। क्या? मैंने सिर हिलाया। हां, सड़क के उसी तरफ से आई है। हम दोनों एक साथ खड़े हुए। टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा। सड़क पर हमारी ट्रक की हेडलाइट पड़ रही थी और कुछ नहीं। लेकिन फिर शायद हमारे देखने से ठीक पहले कुछ वहां से गुजरा था। मैंने आंखें मिचमचाई। फिर उसी कोहरे की दीवार से एक आकृति उभरी। एक औरत, सड़क के दूसरी ओर करीब 20 कदम दूर कद, ऊंचा कदरी पतली, लेकिन चाल में कुछ अजीब। उसने काला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और हाथ में कुछ जलता हुआ था। आरव धीरे से मेरे ओर सड़ गया। उस्ताद, यह कौन है? और इतनी रात को यहां मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो औरत हमारी तरफ देख रही थी, सिर्फ देख रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सिर्फ आंखें ही थीं। वो औरत एक कदम भी नहीं बढ़ी, बस वहीं खड़ी रही। हम दोनों उसे देखते रहे बिना कुछ बोले। कुछ सेकंड, शायद 30 या 40। फिर एक और टूटने की आवाज आई, जैसे कोई सूखी टहनी ट्रक के ऊपर गिरी हो। हम दोनों का ध्यान पीछे गया। हमने पलट कर देखा, वो औरत अब वहां नहीं थी। आरव ने घबराकर टॉर्च उस तरफ फिर घुमाई। कहां गई? आरव ने कहा। मैंने हकलाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन वो इंसान नहीं थी। हम बिना कुछ बोले ट्रक की तरफ दौड़े।
मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। आरव ने फौरन कहा, उस्ताद जल्दी चलो यहां से। मैंने बिना एक पल गवाए ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी और वह औरत सिर्फ वहां एक बार के लिए नहीं आई थी। वो शायद अब हमारे साथ ही चल पड़ी थी। ट्रक एक बार फिर स्टार्ट हो चुका था। मैंने बिना समय गवाए गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। आरव चुपचाप मेरे बराबर में बैठा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे और उसने टोपी थोड़ी और नीचे खींच ली थी, जैसे अब वो कुछ देर हमने ट्रक को धीमी रफ्तार में आगे बढ़ाया। सड़क अब पहले से भी ज्यादा सुनसान और डरावनी लग रही थी। पेड़ इतने घने हो गए थे कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी भी सिर्फ सामने के रास्ते को दिखा रही थी। दाएं बाएं सिर्फ अंधेरा और झाड़ियां थीं। आरव ने धीरे से कहा, उस्ताद आपने देखा क्या वो औरत अचानक से गायब हो गई थी? मैंने हाँ में सिर हिलाया, और गायब भी ऐसे हुई जैसे धुएं में घुल गई हो। हम दोनों चुप हो गए। करीब 10 मिनट और बीते होंगे। अचानक से फिर से ट्रक की हेडलाइट में कुछ दिखाई दिया। उस्ताद आरव का कामती आवाज में बोला, वो फिर से वही औरत है ना? मैंने ब्रेक नहीं मारा। इस बार मैं उसे नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन हेडलाइट में उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वही जवान औरत, कद लगभग 6 फुट से ऊपर, काले रंग का सलवार कुर्ता और कंधों पर लहराता हुआ दुपट्टा। उसके होठों पर वैसी ही मुस्कान थमी हुई। डरावनी और ठंडी वो सड़क के बीचों बीच नहीं थी, थोड़ा किनारे पर थी, लेकिन हमारे ट्रक की तरफ देखती हुई, और अब वह बीड़ी पी रही थी। मैंने स्पीड लेकिन फिर एक जगह आकर मुझे कुछ पहचाना सा लगा। आरव, मैंने कहा, ये मोड़, ये पेड़, ये तो पहले भी दिखे हैं ना? आरव हकला गया, उस्ताद लगता है हम फिर उसी जगह लौट आए हैं जहां ट्रक बंद हुआ था। मैंने फौरन ट्रक रोका। हम दोनों ने बाहर देखा। सड़क का वो मोड़, बाईं तरफ का टूटा हुआ बोर्ड, दाईं तरफ एक झुका हुआ नीम का पेड़, सब कुछ वहीं था। हमारा ट्रक घूमकर फिर यहीं क्यों आ गया? आरव ने डरते हुए बोला। मैं कहा, हमने रास्ता बदला नहीं, कोई दूसरा मोड़ नहीं आया। फिर भी हम दोनों बाहर नहीं उतरे। अब तो अंदर बैठे बैठे ही डर लगने लगा था। ट्रक की लाइट बंद करके 2 मिनट चुपचाप बैठ गए, सिर्फ हमारी सांसें और खामोशी। हमने हिम्मत करके ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगे, और कुछ ही मिनटों बाद फिर से वही औरत। इस बार वो सड़क के बीचों बीच थी, और जैसे ही ट्रक ने स्पीड कम की, उसने अपनी बीड़ी को हवा में घुमाया और जोर से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब डरावनी नहीं बल्कि खौफनाक लगने लगी थी। आरव चिल्लाया, उस्ताद लगता है वह हमारा पीछा कर रही है। मैंने बिना कुछ बोले ट्रक को तेजी से भगा दिया, लेकिन सवाल यह नहीं था कि वह हमारा पीछा कर रही थी या नहीं, बल्कि यह था कि क्या हम किसी और की बनाई दुनिया में फंस चुके थे। क्योंकि जब हर रास्ता वापस उसी मोड़ पर ला रहा था, तो इसका मतलब साफ था, अब इस रास्ते से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। रात के 10:15 हो चुके थे। हमारी आंखों में नींद नहीं थी, बस थकान और डर की परत थी। रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने 2 बार उसे नजरअंदाज किया, फिर तीसरी बार वही मोड़, वही टूटा हुआ बोर्ड, वही झुका हुआ नीम का पेड़। आरव अब पीछे की सीट पर बैठ चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें कुछ समझने की ताकत नहीं बची थी। मैं ट्रक चलाते हुए खुद को एक घुमावदार भूल भुलैया में फंसा महसूस कर रहा था। मैंने जीपीएस देखा, अब भी वही पोजीशन, जो पिन हमने महाराष्ट्र के लिए डाला था, वह पिछले 1 घंटे से एक ही जगह पर रुका हुआ था। मैंने आरव से कहा,
घड़ी देख जरा कितने बजे हैं। आरव ने धीरे से मोबाइल निकाला। उस्ताद, घड़ी 10 से 17 से आगे बढ़ ही नहीं रही। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मैं 10 मिनट से देख रहा हूं, टाइम वहीं अटका हुआ है। मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला जो ढाबे पर चार्ज किया था। स्क्रीन ऑन की, लेकिन मोबाइल बिल्कुल बंद था। और फिर मेरे ट्रक के डैशबोर्ड में रखी घड़ी, वो भी उसी वक्त पर अटकी हुई थी। 10:17 पर, जैसे पूरा सिस्टम किसी ने रोक दिया हो। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहा था, स्टीयरिंग अपने आप बाईं ओर मुड़ने लगता। आरव, देख यह क्या हो रहा है। आरव फौरन सामने आया। उस्ताद, ब्रेक लगाओ। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक झटका खाकर रुक गया। हम दोनों सांसें रोककर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया। आरव ने कहा, उस्ताद, अगर यह ट्रक भी अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा तो फिर हम क्या करेंगे? हमने खिड़की थोड़ा सा खोली। एकदम भारी हवा अंदर आई। ठंडी नहीं, भारी, जैसे किसी ने कंधों पर बैठकर दबाव डाल दिया हो। बाहर झांकने पर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस वही कोहरा और सड़क जो आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं पहुंचती नहीं थी। आरव ने कहा, हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद यह रास्ता हमें छोड़ना ही नहीं चाहता। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हमें निकलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और धीमी रफ्तार में आगे बढ़े। करीब 5 मिनट बाद सामने से कोई फिर से आता दिखाई दिया। उस्ताद, आरव की आवाज अब डर से कांप रही थी। वो फिर वही है, वो औरत, इस बार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके पास बीड़ी नहीं थी, इस बार सिर्फ उसका चेहरा था। गहरी आंखें जो अब पहले से भी ज्यादा काली लग रही थी। वो मुस्कुरा नहीं रही थी। इस बार उसका चेहरा एकदम भावहीन था, सिर्फ घूरती हुई आंखें। मैंने ब्रेक मारे, लेकिन ट्रक नहीं रुका, जैसे किसी ने ब्रेक काम से बाहर कर दिए हो। आरव चिल्लाया, उस्ताद, वो सामने खड़ी है। मैंने हॉर्न बजाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रक जैसे सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था और तभी वो अचानक से गायब हो गई। उसके गायब होते ही हवा की दिशा बदल गई। पेड़ों के पत्ते जो अब तक बिल्कुल शांत थे, अब एक साथ हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें इशारा किया हो। कोहरे में किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। आरव ने मेरी बांग कसकर पकड़ी। उस्ताद, यह आवाज यह इंसान की नहीं लग रही। मैंने ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। करीब 15 मिनट बाद हमें सामने एक ट्रक आता हुआ दिखा। हम दोनों चौंक गए। उस्ताद, आखिर कोई और तो है। लेकिन जैसे ही वो ट्रक पास आया, वो ट्रक नहीं था, बल्कि हमारा ही ट्रक था। वैसा ही नंबर प्लेट, वैसा ही स्टिकर, वैसा ही। साइड में खरोच। आरव चीख पड़ा, उस्ताद, यह क्या है? मैंने देखा सामने आता ट्रक और उसी वक्त हमारे पास से निकल गया, बिना किसी आवाज के, ना हॉर्न, ना इंजन की गड़गड़ाहट, सिर्फ एक साया जो हमें पार कर गया। अब हम समझ चुके थे हम रास्ते पर नहीं हैं, रास्ता हमारे ऊपर है। जो कुछ हम देख रहे थे वह सब बनाया गया था सिर्फ हमारे लिए, और अब शायद हम उसके खेल का हिस्सा बन चुके थे। रात के 11:15 हो चुके थे। हम थक चुके थे, हिम्मत जवाब दे रही थी, ना भूख का एहसास था, ना प्यास का। बस एक ही सवाल, अब बाहर कब और कैसे निकलेंगे? मैंने ट्रक रोक दिया। अब और नहीं, थोड़ा रुकते हैं, मैंने कहा। आरव एकदम चुप था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन जाग रही थीं। हम दोनों ट्रक में ही बैठे रहे। हेडलाइट अब भी जल रही थी, लेकिन सामने सिर्फ कोहरा। करीब 5 मिनट बीते होंगे, तभी किसी के कदमों की हल्की आवाज सड़क के दाएं तरफ से कोई आता दिखा। हमने चौंक कर देखा। एक आदमी करीब 30 से 35 साल का, लंबा सा, गले में गमछा डाले हुए, हाथ में लालटेन। वो बिल्कुल शांत चाल से चला आ रहा था, न घबराहट, न कोई जल्दबाजी। आरव धीरे से बोला, उस्ताद, कोई इंसान तो दिखा है, लेकिन इतनी रात को इस सुनसान जगह में। मैंने ट्रक का हॉर्न हल्का सा बजाया। वो आदमी मुस्कुराया, हाथ उठाया और हमारी तरफ आने लगा। वो ट्रक के एकदम पास आ गया। मैंने शीशा नीचे किया और पूछा, भाई साहब, यह कौन सा रास्ता है? वो बोला, तुम लोग रास्ता भटक गए हो, यह जंगल रात के बाद बाहर नहीं जाने देता। मैंने और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कहा, मैं यहीं रहता हूं, थोड़ा अंदर एक गांव है। अगर चाहो तो कुछ देर मेरे यहां रुक सकते हो, सुबह होते ही रास्ता साफ हो जाएगा। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन आंखें सीधी हमारी आंखों में देख रही थी।
मैंने आरव से धीरे से कहा। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुझे? आरव बोला, उस्ताद अब तो कुछ भी हो, कम से कम इंसान तो दिखा है। इससे पहले जो दिखा वो इंसान नहीं था। मैंने उस आदमी से पूछा, आपका नाम? वो मुस्कुराया और बोला, रमेश गांव पास में ही है, बस 5 मिनट की दूरी है। मैंने ट्रक की चाबी निकाली और आरव की ओर देखा। चले। आरव ने गर्दन हिलाई। हाँ। हम तीनों ट्रक से उतरकर उसके पीछे चल पड़े। उसके हाथ में लालटेन थी और वह हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर हमें देखता। कुछ बोलता नहीं था। रास्ता थोड़ा संकारा था, मिट्टी की पगडंडी जैसा। दाईं ओर घना जंगल, बाईं तरफ झाड़ियां। हम दोनों अब चुप थे, बस हमारे कदमों की आवाज और कभी कभी दूर से सूखी टहनी टूटने की हल्की आवाज। अचानक आरव ने धीरे से पूछा, उस्ताद आपको भरोसा है इस पर? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन वहां खड़े रहकर भी कुछ नहीं होने वाला था। करीब 5 मिनट बाद हमें कुछ झोपड़ियों के साए दिखे, कुछ घर कच्चे, कुछ टिन की छत वाले, लेकिन ना कोई आवाज ना कोई इंसान। रमेश भाई यहां कोई और रहता है? मैंने पूछा। वो बोला, रहते हैं, सब सो गए होंगे। ठंडी रात है ना, बिजली नहीं है। नहीं, यहां बिजली नहीं आती। रमेश ने कहा। उसने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला। आओ यहीं बैठो, मैं चाय बना देता हूं। हम दोनों अंदर गए। कमरे में एक लकड़ी की चौकी, एक टेबल और एक कोना जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर पर मेरी नजर रुक गई। वो औरत जो हमें रास्ते में दिखी थी, आरव भी उसी तरफ देखने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरों का रंग उड़ चुका था। मैंने धीरे से पूछा, यह कौन है? रमेश मुस्कुराया। मेरी बहन थी, बहुत साल पहले मर गई। आरव अब कांपने लगा था। मैंने रमेश की आंखों में देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में अब अपनापन नहीं था। उसमें कोई गहराई थी और एक डर। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और सोचने लगा, क्या हम सही जगह आए हैं या यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी? कमरा छोटा सा था, लेकिन बहुत अजीब तरह से साफ सुथरा लगा। दीवारों पर कुछ पुराने कैलेंडर, 2-3 पीतल की तस्वीरें और सबसे ऊपर एक बहुत पुरानी सी फोटो। मैंने जब नजर उठाकर देखा तो सीधा उस फोटो में बनी औरत की आंखों से टकराया। वही औरत जिसे हम सड़क पर 3 बार देख चुके थे। आरव अब बिल्कुल शांत बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें हर कोने को देख रही थीं। उसने धीरे से कहा, उस्ताद चल यहां से। मैंने रमेश की तरफ देखा, जो कोने में बैठे हुए हमारी तरफ पीठ किए कुछ ढूंढ रहा था। मैंने कहा, रुक, थोड़ा और देखते हैं। लेकिन मेरे अपने गले में भी कुछ अटका हुआ लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ गला कस रहा हो। हम बैठे ही थे कि सामने की दीवार पर टंगी एक फोटो अचानक से थोड़ी हिली। ना हवा थी, ना किसी ने छुआ, फिर भी वह हल्के से कांप रही थी। आरव की नजर भी उस पर गई। उस्ताद देखो तो, फोटो अपने आप हिल रही है। मैंने बीच में ही कहा, शांत रह, अभी कुछ मत बोल। रमेश पीछे से बोला, पुराना घर है, कभी कभी सब हिलता रहता है। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देख लिया था, वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। मैंने पहली चुस्की ली तो चाय थोड़ी अजीब लगी। आरव ने चाय रख दी और कहा, उस्ताद इसमें कोई देसी चीज जैसी खुशबू है, समझ नहीं आ रहा। मैंने भी देखा, चाय का रंग थोड़ा अलग था और उसका स्वाद थोड़ा कड़वा लग रहा था। रमेश भाई, मैंने कहा, आपने इसमें कुछ खास डाला है क्या? वो मुस्कुराया और बोला, यहां जो भी बनता है उसमें थोड़ा देसी काढ़ा पड़ता है, ठंड में अच्छा लगता है। मैंने गिलास नीचे रख दिया। मुझे अब उस पर भरोसा नहीं रहा। कुछ पल ऐसे बीते कि जैसे घड़ी की सुइयां भी रुक गई हों। रात के करीब 12:30 थे और फिर कमरे की दीवार से खुरचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दीवार को नाखून से रगड़ रहा हो। आरव ने अब सीधा मेरी तरफ देखा। उस्ताद अब तो यहां रुकना सही नहीं लग रहा। मैंने धीरे से कहा, चलो रमेश से पूछते हैं, बाहर चलते हैं। हम दोनों उठे। रमेश अब वहीं कोने में बैठा था, लेकिन उसकी पीठ अब भी हमारी तरफ थी। मैंने कहा, भाई साहब हम अब ट्रक की तरफ लौटते हैं, सुबह तक वहीं रुकेंगे। रमेश ने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर दोहराया, भाई सुन रहे हो? वो धीरे धीरे मुड़ा। अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा कुछ घंटे पहले था। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी जो हमने उस औरत के चेहरे पर देखी थी। आरव ने मेरी बांह पकड़ी और चिल्लाया, उस्ताद भागो। हम दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोलते ही जैसे हवा ने धक्का दे दिया
और बाहर अंधेरा चीरता हुआ कोहरा अंदर घुस आया। हम बाहर निकले और दौड़ते चले गए। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, ना रमेश ने बुलाया, ना दरवाजा बंद होने की कोई आवाज। बस वह घर पीछे छूटता चला गया और हम उस पगडंडी पर फिर से उसी ट्रक की तरफ भागने लगे। हम हांफते हुए ट्रक तक पहुंचे, अंदर घुसकर दरवाजा बंद किया। मैंने फौरन चाबी घुमाई और ट्रक स्टार्ट हो गया। आरव कांपती आवाज में बोला, उस्ताद वो रमेश, वो इंसान नहीं था, और यह घर, यह रास्ता, यह सब कुछ हमारे लिए ही बना था। मैंने सड़क की ओर देखा। हम नहीं जानते थे कि हम अभी भी उसी चक्र में हैं या अब बाहर निकल चुके हैं, लेकिन इतना तय था, हमने अब तक जो देखा वह सिर्फ एक परछाई थी। असल चेहरा तो अब सामने आना बाकी था। हम ट्रक में बैठकर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। मेरी हथेलियां अब भी पसीने से भीगी हुई थीं, जबकि बाहर की ठंडी हवा अब शीशे से "तो अकेले मत जा," वो बोला। "मैं दूर नहीं जा रहा, बस ट्रक के आसपास ही हूं, आप परेशान मत होना।" मैंने हामी भरी। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरा और धीरे धीरे ट्रक की लाइट की सीमा से बाहर चला गया। मैंने ट्रक के शीशे से बाहर झांका। टॉर्च की रोशनी थोड़ी दूर तक चमकती रही, फिर वो रोशनी भी गायब हो गई। मैंने दरवाजा खोला और जोर से आवाज दी, "आरव।" ओ आरव, कोई जवाब नहीं। "आरव, कहाँ गया तू?" फिर भी कोई आवाज नहीं। मैं नीचे उतरा और अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ कोहरा और गहरा अंधेरा था। मैंने उसी रास्ते पर कदम रखा जहां आरव गया था। "आरव, कहाँ हो?" मैंने जोर से चिल्लाया। अब मेरा गला सूखने लगा था। करीब 10 कदम आगे बढ़ा ही था कि मुझे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैंने नीचे झुक कर देखा। आरव की टॉर्च जली हुई नहीं थी, बंद थी। मैंने उसे उठाया। ठंडी थी, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर फेंकी हो। अब मेरा दिल तेज धड़कने लगा। "आरव, तू मजाक मत कर भाई, बाहर आ। मैं बहुत थक चुका हूं।" पर कोई जवाब नहीं आया। मैं तेजी से ट्रक की तरफ लौटा। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर सीधे पीछे की सीट पर पड़ी। वो सीट अब खाली नहीं थी, वहां कोई बैठा हुआ था। मैं वहीं दरवाजे पर रुक गया, कद बनावट बिल्कुल आरव जैसा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, "आरव, तू अंदर आ गया? जवाब क्यों नहीं दे रहा था? कोई हरकत नहीं हुई?" मैं थोड़ा पास गया। आरव अब भी बिल्कुल चुप। मैंने जैसे ही उसकी गर्दन पर हाथ रखा, वो पूरी बॉडी एकदम से झटके से मुड़ी, लेकिन चेहरा आरव का नहीं था। उसके चेहरे पर वही लंबे बालों वाली औरत की शक्ल थी, लेकिन चेहरा जैसे काला पड़ा हुआ था। आंखें पूरी सफेद और होठों से खून बह रहा था। मैं चीख पड़ा और पीछे गिर गया। ट्रक की लाइट्स अपने आप जल गई और जैसे ही मैं पीछे भागा, वो चेहरा गायब हो गया। सीट अब फिर से खाली थी। मैं पूरी तरह अकेला था। ट्रक में अब कोई नहीं था, ना आरव, ना वो परछाई। बस मैं, मेरा ट्रक, एक सुनसान रास्ता और वो अनदेखा डर जो अब सिर्फ बाहर नहीं मेरे अंदर भी समा चुका था। मैंने खुद को संभालते हुए स्टीयरिंग पकड़ा। अब बहुत हो गया, अब मुझे बाहर निकलना ही होगा। लेकिन सवाल यह था, बाहर कौन था और अंदर अब क्या रह गया था? रात अब अपने सबसे गहरे मोड़ पर थी। घड़ी शायद 2 बजा रही थी, या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन उस घड़ी की सुइयों पर अब क्या भरोसा, जो पिछली बार 10:17 पर रुक गई थी। आरव अब भी गायब था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, यह सोचकर कि भले ही वह मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर मैं यहीं बैठा रहा तो शायद जिंदा भी नहीं बचूं। ट्रक अब भी उसी वीराने में था, लेकिन कुछ ही मीटर चलने पर मुझे सड़क के किनारे एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। मैंने ब्रेक लगाए। उस घर को देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। छत आधी टूटी हुई थी, लेकिन दीवारें अब भी खड़ी थीं। दरवाजा खुला हुआ था और खिड़कियां टूटी फूटी, लेकिन अंदर से जैसे कोई देख रहा हो। मैं ट्रक से नीचे उतरा। मन कर रहा था कि वहां ना जाऊं, लेकिन एक अनजानी ताकत जैसे मुझे खींच रही थी। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को पार किया, एक हल्की सी झुरझुरी
मेरी पीठ से ऊपर की ओर दौड़ गई। घर के अंदर धूल झाले और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। फर्श पर जगह जगह पुराने बर्तन, फटे हुए कपड़े और कोनों में पड़े कुछ पुराने खिलौने थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी दीवारों पर टंगी तस्वीरें। हर तस्वीर काले फ्रेम में लगी हुई थी। उनमें आदमी, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे बेहद गंभीर, लगभग बिना किसी भाव के थे। मैं धीरे धीरे एक तस्वीर के पास गया, फिर वही औरत थी। अब की बार उसकी तस्वीर थोड़ी साफ थी, लंबा चेहरा, पतले होंठ और वही आंखें। लेकिन फिर मैंने देखा, तस्वीर के एक कोने में एक छोटा सा प्रतिबिंब किसी के खड़े होने जैसा। मैंने ध्यान से देखा, वो आरव जैसा लग रहा था। मैं एक एक कर तस्वीरें देखने लगा और उनमें से 3 तस्वीरों में आरव की शक्ल जैसी कोई परछाई थी। कभी किसी खिड़की में, कभी किसी आदमी के पीछे, और एक बार सीधा दरवाजे पर खड़ा हुआ। मेरी सांसें जैसे थमने लगी थी। यह क्या है आरव को? किसी ने इन तस्वीरों में? मैं घबराकर पीछे हटा। तभी मेरी नजर फर्श पर गई। धूल में किसी के नंगे पांव के ताजा निशान थे और वो निशान सीधे कमरे के पिछले हिस्से की तरफ जा रहे थे। मैंने पास रखी एक लालटेन उठाई और उस दिशा में बढ़ा। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक टूटी हुई अलमारी और सामने दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैं पास गया। लिखा था, जो दिखता है वह असली। जरूर है, लेकिन इस जगह पर नहीं। वो कहीं कैद है, शायद किसी और जगह या किसी और समय में। और इस घर की दीवारें सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो सब कुछ देख रही थी। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं यहां से भाग जाऊं या फिर उस जगह तक पहुंचूं जहां आरव है। लेकिन वह जगह कौन सी थी और क्या मैं वहां से वापस आ भी पाऊंगा? दीवार से आती आरव की आवाज अब बंद हो गई थी। कमरे में अब सिर्फ मेरी सांसें थीं, तेज, घबराई हुई और टूटती हुई। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, दीवार की तरफ देखते हुए। मेरे हाथ में अब भी लालटेन थी, जिसकी लौ अब धीमी पड़ने लगी थी। मैं कमरे से बाहर भागा। फिर से उन्हीं तस्वीरों के बीच से निकलते हुए मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ मुझे देख रहा है। दीवारें, तस्वीरें, वो टूटी खिड़कियां और वो सन्नाटा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद हो चुका था। अचानक फिर वही आवाज सुनाई दी, अब कहां जाओगे पवन? मैंने चौंक कर पीछे देखा। वो औरत अब मेरे सामने थी, बिल्कुल वैसी ही, लंबे बाल, काला सलवार कुर्ता, और इस बार उसके हाथ में बीड़ी नहीं थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन उसमें इंसान जैसी कोई बात नहीं थी। वो बोली, बहुत दौड़ लिया तुमने, अब थोड़ा सुन भी लो। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तू कौन है? वो मुस्कुराई, मुझे लोग नाम से नहीं, कहानी से जानते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग हर बार रास्ता बदलते हो, हर बार किसी और को साथ लाते हो और हर बार सोचते हो कि इस बार बच जाओगे। मैंने चिल्लाकर कहा, आरव को छोड़ दो, वो कुछ नहीं जानता, उसे जाने दो। वो धीरे से आगे आई और बोली, आरव को तुमने ही लाया ना। जो तुम्हारे साथ होता है वो अकेले नहीं फंसता, वो भी तुम्हारी गलती का हिस्सा बनता है। मैंने पूछा, क्या गलती? मैंने किया क्या है? यह रास्ता, यह घर, यह तस्वीरें, यह रात, हर साल एक मोहरा ढूंढती है। कोई ऐसा जो रास्ता बदल दे, जो बिना सोचे शॉर्टकट ढूंढता है, जो अपनी जगह किसी और को ले आता है। तुम वही हो पवन। पिछले कई सालों से तुम जैसे ही लोग इस जगह को जिंदा रखे हुए हैं। मैं अब पूरी तरह हिल गया था। मतलब यह सब मैं। वो बोली, तुमने अपने फैसले से रास्ता बदला, तुमने आरव को मनाया, तुमने ही उस ढाबे पर हां कहा था। अब भोग दो। मैंने हिम्मत करके पूछा, अब क्या करना होगा मुझे आरव को वापस लाने के लिए? वो बोली, रास्ता एक ही है, या तो आरव को यहीं छोड़ दो और निकल जाओ, या खुद यहीं रह जाओ और आरव को जाने दो। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब हम दोनों नहीं जा सकते। उसने सिर हिलाया नहीं। तभी उसी दीवार में से आरव की आवाज फिर आई, उस्ताद मत करना। वो गलती जो रमेश ने की थी, उसने अपने भाई को छोड़ा था और खुद बच गया।
पर फिर वो सारी जिंदगी वहीं का होकर रह गया। मैंने चौंक कर पूछा, आरव, तू सच में जिंदा है? कोई जवाब नहीं आया। वो औरत करीब आई। अब फैसला तेरा है। यह घर किसी एक को ही छोड़ता है। जो भी फैसला करेगा वही बचेगा, और जो छूटेगा उसकी तस्वीर अगले साल दीवार पर होगी। उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए। सोच ले पवन, रास्ता बदलने का नतीजा मंजिल भी बदल देता है। मैं एकदम स्तब्ध खड़ा था। रास्ते पर चलकर जो डर हमने पाया, अब उससे बड़ा डर मेरे दिल में था, अपने ही फैसले से किसी अपने को खोने का। मैंने आंखें बंद की और सोचने लगा, क्या अब भी कोई तीसरा रास्ता है, या अब मुझे ही कोई नई कहानी बनानी होगी जो अगले सफर का चेहरा बदल दे। मैं उस रहस्यमयी औरत की आंखों में देख रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरी हर सोच उसे पहले से पता हो। कमरे की हवा अब और भी भारी हो चुकी थी। दीवारें सिसकने जैसी आवाजें कर रही थीं। फर्श से ठंड निकलकर मेरे पैरों में चढ़ने लगी थी। आरव अब भी दीवार के उस पार था, और मैं एक फैसला करने के कगार पर अचानक मेरे जहन में बचपन की एक आवाज गूंजने लगी, जब कोई रास्ता ना दिखे बेटा तो बस राम का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ना, डर सामने नहीं टिकेगा। मेरे हंठ कांपे, लेकिन उसी लय में मेरे मन ने बोल दोहराने शुरू कर दिए, श्री गुरुचरण, सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वो जो अब तक सामने शांत खड़ी थी, अब उसके चेहरे पर खिंचाव आने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा झंझनाने लगा। बसकर बंद कर इसे, वो चिल्लाई, लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर दिल मजबूत होता जा रहा था। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार, चारों ओर एक अजीब कंपन शुरू हुआ। तस्वीरें दीवारों से गिरने लगी, खिड़की के कांच फूटने लगे और फर्श फटने जैसा महसूस होने लगा। और फिर उस दीवार से आरव की चीख सुनाई दी, उस्ताद पढ़ो मत, रुकना, मुझे दिख रही है। रोशनी औरत अब घबराने लगी। तू नहीं जानता क्या कर रहा है। यह रास्ता सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। तू कोई साधु नहीं जो इसे तोड़ सके। मैं अब और तेज बोलने लगा, बाल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। मेरे शब्दों के साथ अब कमरे में किसी और की आवाज भी गूंज रही थी, जैसे किसी और शक्ति ने प्रवेश कर लिया हो। वो औरत चीखने लगी। उसका शरीर अब धुएं की तरह बिखरने लगा था। उसकी जगह पर एक काली परछाई उभर रही थी, जिसमें कई चेहरे थे। हर चेहरा एक छूटे हुए इंसान का। आरव की भी परछाई उनमें दिख रही थी। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से दोहराने लगा। एक झटके में कमरे की रोशनी सफेद हो गई, दीवारें शांत हो गईं, वो परछाइयां पीछे हट गईं और वो औरत अब सिर्फ धूल बनकर फर्श पर बिखर चुकी थी। और तभी कमरे के कोने से आरव बाहर निकला, हांफता हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा। आरव, तू ठीक है? तू कहां था? वो थरथराते हुए बोला, मैं दीवार के पीछे नहीं था उस्ताद, मैं एक और जगह में था, जैसे नींद में। पर तुम्हारी आवाज से मुझे रास्ता दिखा। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। हम अब भी घर के अंदर थे, लेकिन वो डर, वो साया अब वहां नहीं था। मैंने दीवार की तरफ देखा, जहां लिखा था जो दिखता है वह है नहीं, जो देखे नहीं वहीं साथ है। अब इस लाइन का मतलब समझ आया। हमारे अंदर की हिम्मत ही वो साथ है जो कभी दिखती नहीं लेकिन हमें बचा लेती है। हमने दरवाजा खोला। अब बाहर का कोहरा हल्का था, हवा ठंडी लेकिन सांस लेने लायक, और दूर कहीं से मुर्गे के बांग देने की आवाज आई। शायद सुबह होने वाली थी। हम दोनों उस पुराने बिखरे हुए घर से बाहर निकले। अब हवा थोड़ी हल्की और सांस लेने लायक थी। कोहरा अब छंट चुका था, जैसे कोई पर्दा हटाया गया हो। दूर दूर तक दिखाई देने लगा था। आरव की चाल डगमग थी, लेकिन आंखों में जिंदगी लौट आई थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल भाई, अब यहां से निकलते हैं। हमने जैसे ही मोड़ पार किया, ट्रक हमारी नजर में आया। एकदम वैसा ही खड़ा था जैसे हमने उसे छोड़ा था। ना कोई खरोंच, ना कोई टूटा हिस्सा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, इंजन अब भी गर्म था, जैसे हमने उसे अभी अभी रोका हो। आरव ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मैंने चाबी घुमाई। ट्रक एक ही बार में स्टार्ट हो गया। जैसे ही हमने ट्रक आगे बढ़ाया, अब जो रास्ता सामने था वो ना टेढ़ा था ना टूटा फूटा। सीधी, चौड़ी और नई बनी सड़क, जिस पर धूप की हल्की रेखाएं पड़ रही थीं। मैंने हैरानी से आरव की तरफ देखा। यही रास्ता है। आरव सिर हिलाकर बोला, उस्ताद, लगता है अब वह हमें छोड़ चुका है। करीब 15 मिनट चलने के बाद हमने देखा दूर एक पेट्रोल पंप और उसके बगल में एक चाय की दुकान। मैंने फौरन ट्रक साइड में लगाया।
हम दोनों चुपचाप उतरकर चाय वाले के पास पहुंचे। मैंने पूछा, भाई ये कौन सा इलाका है? उसने मुस्कुराकर कहा, आप लोग तो बहुत अंदर चले गए थे साहब, ये वर्धा की सीमा है, आगे 10 किलोमीटर में मैन टाउन आ जाएगा। हमारी आंखें भर आईं। मैंने और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला, बस चाय का कप हाथ में पकड़े पकड़े हमारी आंखों से 2 बूंद खामोशी टपक पड़ी। हम अब भी जिंदा थे और अब वापस दुनिया में थे। हमने चाय खत्म की, ट्रक में बैठे और जैसे ही आरव ने पीछे की सीट से बोतल निकालने के लिए झुक कर देखा, वो एकदम से ठिठक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बहुत धीरे से कहा, उस्ताद पीछे की सीट पर कुछ रखा है। मैंने पीछे झांका, एक पुरानी जली हुई बीड़ी। मैंने बीड़ी को उठाकर देखा, वो वही बीड़ी थी जिसे उस औरत ने बार बार पीते हुए देखा था। मैंने उसे बाहर फेंकना चाहा, लेकिन वो जैसे हाथ में चिपकी हुई थी। आरव ने धीरे से कहा, उस्ताद हम वापस तो आ गए, लेकिन क्या वो हमें छोड़ पाई है? मैंने ट्रक स्टार्ट किया और कहा, पता नहीं, पर एक बात तय है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल तक तो पहुंचा देते हैं, मगर खुद हमारी यादों में रह जाते हैं। हमेशा के लिए वो बीड़ी हमने उसे फेंकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा लगा जैसे वो वापस लौट आती है। आखिरकार हमने उसे एक पुराने कवर में लपेटकर ट्रक के सबसे नीचे डाले गए सामान में दबा दिया। फिर बिना कुछ कहे ट्रक का दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गए। सुबह के करीब 7:30 पर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, वो फैक्ट्री जहां हमें माल पहुंचाना था। हमारे चेहरे सूजे हुए थे, आंखें लाल और थकान से भरी, पर माल सही सलामत था। मैनेजर ने दस्तखत किए और बोला, तुम दोनों जल्दी पहुंच गए, रास्ता बढ़िया रहा होगा। मैंने उसकी ओर देखा और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। हम दोनों कुछ घंटों बाद ट्रेन से घर लौटे। आरव का घर नागपुर के पास था और मेरा हैदराबाद के पास। हमने स्टेशन पर एक दूसरे को गले लगाया। वो गले मिलना कुछ अलग था, जैसे 2 आदमी नहीं, 2 जिंदगियां एक दूसरे को थाम रही थी। आरव ने धीरे से कहा, उस्ताद अब कभी उस तरह का रास्ता मत चुनना। मैंने सिर हिलाया। अब शॉर्टकट नहीं लूंगा, जिंदगी में नहीं और सफर में भी नहीं। मैं जब घर पहुंचा, बीवी ने दरवाजा खोला। मेरे चेहरे को देखते ही बोली, क्या हुआ था? चेहरा क्यों ऐसा लग रहा है? मैंने बस कहा, थोड़ा लंबा सफर हो गया था। मैंने वो बीड़ी वाली बात, वो औरत, वो घर, कुछ नहीं बताया, क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जाती है। मैं फिर से ट्रक चलाने लगा। नए रूट, नई लोकेशन, नई कंपनियां। लेकिन अब हर बार जब भी नया रास्ता मिलता, मैं सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी लेता, नक्शा देखता और खुद से एक सवाल करता, क्या यह रास्ता सिर्फ छोटा है या सही भी है? कुछ हफ्तों बाद आरव ने फोन पर बताया कि उसने अब ट्रकिंग छोड़ दी है। अब वह एक छोटी सी किराने की दुकान चला रहा है। उस्ताद, उसने कहा, अब मैं बस सीधी सपाट जिंदगी चाहता हूं। मैंने कहा, शायद तू सही कर रहा है। उस घटना के कई हफ्तों बाद मैं एक बार ट्रक साफ कर रहा था, जब ट्रक की सबसे पीछे की दीवार से वो जली हुई बीड़ी एक बार फिर बाहर गिर गई। ठंडी धूल में सनी, लेकिन एकदम वैसी ही जैसे किसी ने अभी पीकर। जैसे ही आरव और सान्या मंदिर के पास पहुंचे, हवा एकदम ठंडी हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, जैसे किसी ने उन्हें छेड़ा हो। तभी एक चीख गूंजी बिल्कुल पास से। वे दोनों डर के मारे पीछे हटे और देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर किसी महिला की परछाई खून में सनी खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। तभी दीपक ने चिल्लाकर कहा, भागो! और वे सब वहां से जान बचाकर भागे। फेंकी हो? मैंने उसे देखा, उसे उठाया नहीं, बस वहीं बैठकर बहुत देर तक उसे घूरता रहा। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो एक बार तय हो जाए तो वह हमेशा हमारे साथ चलते हैं। हर ट्रक की आवाज में, हर कोने के सन्नाटे में, हर मोड़ पर जब कोई नहीं होता, तब लगता है जैसे कोई अब भी साथ है। रास्ता खत्म हो चुका है, पर सफर शायद अब भी जारी है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। क्या वो आत्मा कभी चैन पाई, या अब भी
धनवंती गांव की रातों में किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें।